लेक्चर 06 नियोजित आर्थिक विकास भारतीय रुपये का अवमूल्यन 1966 वर्ष 1966 तक देश में मुद्रास्फीति तथा बजट घाटे का स्तर काफी बढ़ गया था। इसलिए विश्व बैंक ने भारत को रुपये के अवमूल्यन की सलाह दी। भारत में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए रुपये का अवमूल्यन किया गया, जिससे भारत में निवेश वृद्धि के परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति में सुधार हुआ। रुपये का अवमूल्यन जब किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जानबूझकर अपनी मुद्रा के मूल्य में गिरावट की जाती है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। जैसे यदि 2011 में $1 इक्वाटिस 70 रुपये था, लेकिन यह 2021 में $1 इक्वाटिस 75 रुपये हो जाता है, तो इसे रुपये का अवमूल्यन कहा जाता है। अवमूल्यन के माध्यम से देश के निर्माताओं को बढ़ावा मिलता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है तथा आर्थिक समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होते हैं। योजना अवकाश तथा वार्षिक योजनाएं भारत में 1966-1999 तक 3 वर्षों के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को स्थगित कर दिया गया तथा इस समयावधि में वार्षिक योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन्हें योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। इन वार्षिक योजनाओं में 1966-66, 1999 तथा 1999 तथा 1999 तथा 1999 तथा 1999 तथा 1999 तथा की वार्षिक योजनाओं का शुभारंभ किया गया। भारत में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए रुपये का तथा वार्षिक योजनाओं का निमित्त कर हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया तथा जावकश्मीकृतीय तथा वर्षीय योजना 1991 तथा 1999 तथा युद्ध और कमजोर वर्गों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। चबरी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रिविपर्स का उन्मूलन किया गया, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता के समय स्थानीय क्षेत्र के राजाओं महाराजाओं को दिए गए अधिकार समाप्त किए गए। इस काल तक हरित क्रांति के परिणाम सामने आने लगे। ऑयल शॉक अर्थात विश्व में तेल के निर्यातक देशों ने फिलिस्तीनियों के लिए घर की मांग करने हेतु तेल की मतें अचानक बढ़ा दी। उन्होंने इसका राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1956-1991 उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ विकास। प्रमुख घटनाएं। इस योजना काल में गरीबों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जैसी योजनाएं शुरू की गईं, जिसके तहत लोगों को अनाज, केरोसिन, चीनी, साबुन, तेल आदि उपलब्ध कराया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में गरीबी उन्मूलन और आम लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम में कई सामाजिक आर्थिक पहलुओं को शामिल किया गया था, जैसे गरीबी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा आदि। ये योजना अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई क्योंकि भारत में राजनीतिक अस्थिरता आपातकाल उत्पन्न हो गई। नई चुनी गई जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 1977 में ही इस योजना को समाप्त कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पंचवर्षीय योजनाओं के प्रति ज्यादा सकारात्मक नहीं थे, बल्कि वार्षिक योजनाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण उदार था। वार्षिक योजना प्लान रोलिंग प्लान 1977 में 69 तथा 1969 थी। वार्षिक योजनाओं के पक्षकार गुन्नार मिर्दल स्वीडिश थे, जो एशियाई नाटक के लेखक भी थे। उनकी प्रमुख पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर है। उनका तर्क था कि पंचवर्षीय योजनाओं में अत्यधिक कठोरता होती है, जबकि विकासशील देशों को एक लचीला मॉडल चुनना चाहिए। रोलिंग प्लान केवल 1 वर्ष ही क्रियान्वित हो पाया, क्योंकि 1980 में जनता पार्टी की सरकार पराजित हो गई एवं इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 उद्देश्य गरीबी से मुक्ति। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि उद्योग और कृषि दोनों को मजबूत किया जा सके। इस काल के अंतर्गत गरीबी से निपटने हेतु आर्थिक विकास जरूरी था, इसलिए विभिन्न योजनाएं बनाई गईं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख योजनाएं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेज वृद्धि एवं रोजगार में वृद्धि। प्रमुख घटनाएं। इस योजना के दौरान अर्थव्यवस्था के आंशिक उदारीकरण की शुरुआत की गई। लंबी अवधि की राजकोषीय नीति शुरू हुई। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार 3 वर्षीय आयात निर्यात नीति की घोषणा की गई। योजना अवकाश 1990-91 एवं 1991-90 के दौर देश में आर्थिक संकट के कारण वर्ष 1990 में पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की जा सकी। इस योजना अवकाश को राव मनमोहन सिंह मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल को वर्ष 1991 का आर्थिक सुधार भी कहा जाता है। इस मॉडल के निम्नलिखित उद्देश्य थे। 1.
आर्थिक प्रबंधन में राज्य की भूमिका का पुनर्विन्यास करना। इस मॉडल के अनुसार राज्य को मुख्य रूप से सामाजिक और ढांचागत विकास पर ध्यान देना था। 2. निजी क्षेत्र को उदारतापूर्ण निवेश हेतु प्रोत्साहन देने के लिए उस पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना। 3. बेहतर उत्पादकता एवं लाभप्रदता के लिए अर्थव्यवस्था को खोला गया। 4. भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने के लिए बाहरी क्षेत्र के उदारीकरण पर जोर दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-1997। विजन। ये एक वाटरशेड योजना थी, अर्थात इसने अपने अंदर ढेर सारी योजनाओं को समाहित किया हुआ था। इस योजना ने देश के आर्थिक ढांचे में रचनात्मक सुधार किया। उद्देश्य: गरीबी में कमी एवं रोजगार का सृजन करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, संस्था निर्माण पर बल दिया गया, जैसे पंचायत और नगर पालिका आदि। प्रमुख घटनाएं: भारतवर्ष 1995 विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया। नवी पंचवर्षीय योजना 1957-2। उद्देश्य: जीवन की गुणवत्ता का विकास। इसमें गरीब लोगों के सामाजिक तथा जीवन की गुणवत्ता के उत्थान के उद्देश्य से शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल विकास को बढ़ावा दिया गया, जैसे मुफ्त आवास, गैस वितरण, प्रसाधन सुविधा, मध्याह्न भोजन योजना आदि। इन प्रयासों के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया गया। इस संदर्भ में आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, मध्याह्न भोजन योजना, आंगनवाड़ी योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उत्पादन पूर्ण रोजगार का सृजन। इस योजना में सरकार ने सरकारी नौकरियों के स्थान पर उत्पादन संबंधी रोजगार के सृजन पर बल दिया, जैसे सड़क और बंदरगाहों के विकास से निवेश को प्रोत्साहन देना उत्पादन पूर्ण रोजगार में शामिल है। इस योजना के अंतर्गत ही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उत्तर दक्षिण गलियारा तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। इस योजना में सरकार ने क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास पर बल दिया तथा क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा दिया। आत्मनिर्भरता। इसमें सरकार ने कहा कि भारत अपने निर्यातों को बढ़ाते हुए आयातों को कम करे ताकि भुगतान संतुलन या भुगतान अधिशेष को बढ़ाया जा सके। नवी पंचवर्षीय योजना में प्रमुख घटनाएं: पूर्वी एशियाई देशों में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया, जिससे भारत में रोजगार दबाव बढ़ गया तथा भारत में धन का प्रेषण रेमिटेंस प्रभावित हुआ, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। भारत ने पहली बार अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद एडीआर ली, जिसके तहत भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में अपने शेयरों का विक्रय कर सकती हैं, जबकि इसके पूर्व ये व्यवस्था नहीं थी। इसके तहत भारतीय कंपनी को पहली बार अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में सूचीबद्ध किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-7। उद्देश्य: प्रतिवर्ष 8% की जीडीपी वृद्धि प्राप्त करना। लेक्चर 06 नियोजित आर्थिक विकास। 2007 तक गरीबी की दर में 5% की कमी लाना तथा साक्षरता और मजदूरी में लिंग अंतराल को 50% तक कम करना। सार्वभौमिक रूप से प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराना। घटनाएं: वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई, जिसका लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मिला। अर्थव्यवस्था में 7.8% की विकास दर प्राप्त की गई। मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12। उद्देश्य: तीव्र और समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके माध्यम से गरीब, अमीर, महिला, पुरुष तथा अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से विकास करना शामिल था। आर्थिक विकास में वृद्धि करना और इसे अधिक समावेशी बनाना। वर्ष 2007 की तुलना में बेरोजगारी तथा गरीबी को 5% तक कम करना। कृषि, शिक्षा तथा आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष बल देना। घटनाएं: लेहमैन ब्रदर्स बैंक के डूबने से अमेरिका में मंदी आई, जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। ग्रीस को संप्रभु ऋण संकट का सामना करना पड़ा। इस घटना के समाधान हेतु भारत ने कीन्सियन आर्थिक मॉडल का चयन किया, जिसके तहत जनता तक तरलता पहुंचाकर अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को कम किया तथा उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-70। तीव्र, टिकाऊ
तथा अधिक समावेशी विकास को सुनिश्चित करना। विकास की दर 8% प्राप्त करना। घटनाएं 2016 में भारत में विमुद्रीकरण किया गया। नई सरकार ने योजनागत विकास मॉडल को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया। आर्थिक सुधार इन 1991 से पूर्व की स्थिति। इन 1955 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को अनुसूची ए, बी तथा सी में विभाजित किया गया था, जिसमें निजी क्षेत्र को उद्योग की स्थापना करने से पूर्व सरकारी स्वीकृति आवश्यक थी। इसमें सरकार उत्पादन का कोटा निर्धारित करती थी तथा इसके लिए परमिट भी देती थी। इसीलिए इसे कोटा परमिट नीति या लाइसेंस राज के नाम से जाना जाता था। इस काल की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था भी कहा जाता था, अर्थात वो अर्थव्यवस्था जो शेष विश्व के साथ व्यापार नहीं करती, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता था। सरकार का मानना था कि केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का आयात बाहर से किया जाना चाहिए जो भारत में उत्पादित नहीं हो सकती हैं। बैंकिंग व्यवस्था पर संपूर्ण अधिकार सरकार का था। शेयर बाजार में केवल भारतीय कंपनियां ही निवेश कर सकती थीं। वर्ष 1916 में यूएसएसआर के विघटन के पश्चात रूस में भी विदेशी कंपनियों का प्रवेश बढ़ा, जिसके कारण भारतीय उत्पाद रूस से गुणवत्ता के मामले में पिछड़ने लगे, जिसके कारण भारत का निर्यात लगभग शून्य हो चुका था। वर्ष 1988 में आईएमएफ के प्रमुख के दिल्ली आगमन पर उन्होंने राजीव गांधी सरकार को आर्थिक सुधारों की सलाह दी, लेकिन वे इन सुधारों को साहस के अभाव में लागू नहीं कर सके। कमियां: लाइसेंस प्रणाली के कारण छोटे उद्योगों का विकास नहीं हो सका। बड़े उद्योगों पर सरकार के नियंत्रण के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा का अभाव था, जिसके कारण 1. भारत में नवाचार का विकास नहीं हो सका। 2. भारतीय उत्पाद विदेशी बाजारों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। 3. जनता के पास विकल्पों का अभाव था। 4. सरकारी उद्योगों को अधिक घाटा हुआ तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हुआ। 5. भारतीय निर्यात कम जबकि आयात अधिक था, जिससे व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा था। 6. विदेशी निवेश तथा विदेशी मुद्रा भंडार सीमित था। परिणाम: भारतीय अर्थव्यवस्था खोखली हो गई तथा भारत पर आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, जिसके कारण भारत का आयात कवर मात्र 13 दिन का रह गया था। इसके परिणाम स्वरूप भारत में आर्थिक सुधारों का सूत्रपात हुआ। 1991 के आर्थिक सुधार, चंद्रशेखर सरकार और भारत की स्थिति। 1990 की निम्न आर्थिक घटनाओं ने भारत की आर्थिक स्थिति को दयनीय बना दिया। जनवरी 1990 में चंद्रशेखर सरकार को खोखली अर्थव्यवस्था तथा शून्य विदेशी मुद्रा भंडार प्राप्त हुआ। उसी समय इराक सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने इराक पर आक्रमण की घोषणा कर दी, जिसके कारण तेल की आपूर्ति में कमी से कीमतों में वृद्धि होने लगी, जिससे भारत का आयात बिल बढ़ गया। भारत ने आईएमएफ से ऋण प्राप्ति हेतु आग्रह किया, लेकिन अमेरिका के प्रभाव में आईएमएफ ने ऋण प्रदान करने से मना कर दिया। भारत ने अमेरिका से ऋण प्राप्ति हेतु आग्रह किया, लेकिन अमेरिका ने भारत के समक्ष शर्त रखी कि अमेरिका के लड़ाकू विमान इराक पर हमला करने के लिए भारत की भूमि का प्रयोग तेल पुनर्भरण मुंबई से करने के लिए करेंगे। भारत ने विवशता के कारण अमेरिका की शर्त स्वीकार कर ली तथा अमेरिकी ने इराक पर आक्रमण कर दिया। भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कार्यवाही को विश्व शांति के हित में उचित ठहराया, जिसके परिणाम स्वरूप आईएमएफ ने भारत को 1.8 अरब डॉलर का ऋण प्रदान कर दिया, लेकिन अमेरिकी कार्यवाही के कारण तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। परिणाम स्वरूप भारतीय एनआरआई भारत ने अपना निवेश निकालने लगे। परिणाम स्वरूप स्थिति और दयनीय होती जा रही थी। परिणाम स्वरूप भारत की तत्कालीन स्थिति जनवरी 1991 निम्न प्रकार थी। 13 दिन के लिए कच्चे तेल का आयात कवर शेष रह गया था, लेकिन इस स्थिति को सार्वजनिक नहीं किया गया था। कर्जदारों का ऋण चुकाने हेतु धन नहीं था। आरबीआई के गवर्नर एस वेंकटरमण ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को सोने की स्थिति के विषय में अवगत कराया। परिणाम स्वरूप भारत ने स्विट्जरलैंड के बैंक में 20,000 केजी साफना गिरवी रखकर धन एकत्रित किया। 85,000 केजी सोना बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा।
भारत की सोना गिरवी रखने की स्थिति सार्वजनिक हो चुकी थी और वर्ष 1991 में हुए चुनावों में कांग्रेस की जीत से नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया। नरसिम्हा राव और आर्थिक सुधार। नरसिम्हा राव ने भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता का अनुभव किया तथा जुलाई 1991 में भारत का बजट पेश किया गया। इस समय भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, जिसमें मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो का कथन पढ़ते हुए कहा कि ऐसी सोच जिसका वक्त आ गया है उसे धरातल पर उतरने से कोई रोक नहीं सकता है। वो सोच है आर्थिक सुधार। उदारीकरण। उदारीकरण का सामान्यतः अर्थ उद्योग और अन्य गतिविधियों पर जो सरकारी नियंत्रण था उसे कम करना या समाप्त करना होता है। इसके तहत निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाया गया। लाइसेंस प्रणाली। सिर्फ 5 उद्योग जिनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी बना दिया गया। 1. तंबाकू। 2. रक्षा, एरोस्पेस और युद्धपोत। 3. खतरनाक रसायन। 4. औद्योगिक विस्फोटक। 5. एल्कोहल। औद्योगिक अवस्थिति नीति को उदार बनाया गया। उद्योगों पर लगे विभिन्न प्रतिबंधों को हटाया गया। औद्योगिक इकाइयों के विलय अधिकरण पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे, उन्हें समाप्त किया गया। पूंजी बाजार का उदारीकरण किया गया। पूंजी बाजार को मुक्त कर दिया गया। अब सरकार की अनुमति के बिना ही कंपनियां शेयर बेचकर, ऋण पत्र जारी कर पैसा जुटा सकती हैं। विदेशी विनिमय सुधार किया गया। रुपए को बाजार के हवाले कर दिया गया। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाया गया। आधारभूत संरचना का उदारीकरण किया गया। प्राइवेट सेक्टर को सड़क निर्माण, रेलवे, बंदरगाह विकास, नागरिक उड़ान, संचार व्यवस्था में प्रवेश की अनुमति दी गई। निजीकरण। निजीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था में के प्रत्येक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल देना। इसके तहत निम्न क्रियाएं अपनाई गई। सरकार के लिए आरक्षित उद्योगों की नीति समाप्त कर दी गई। घाटे में चल रहे उद्यम प्राइवेट सेक्टर को भेज दिए जाएंगे। विनिवेश। सरकार सार्वजनिक उद्यम में अपनी हिस्सेदारी कम करेगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना सरकारी उद्योगों में कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए लागू की गई। वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जितने प्रतिबंध थे उनको हटा दिया गया। इसके तहत जिन प्रक्रियाओं को अपनाया गया। आयात पर प्रतिबंध समाप्त। आयात शुल्क कम किया गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में व्यापार की अनुमति। भारतीय कंपनियों को विदेशों में व्यापार की अनुमति। भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से पैसा जुटा सकती हैं। आयात लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त करना। आयात पर शुल्क अत्यधिक कम किया गया। भारत 1995 में WTO का सदस्य बना। आर्थिक सुधार 1991 से आज तक। आर्थिक सुधारों के प्रभाव। आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण को कम किया गया तथा उदारीकरण को अपनाया गया। भारत ने वैश्वीकरण के प्रभाव को बढ़ती हुई समृद्धि के माध्यम से अनुभव किया, जिसमें व्यापार, निवेश और विकास के माध्यम से समृद्धि दिखाई देती है। विकास और प्रति व्यक्ति आय। स्वतंत्रता के 3 दशक तक भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.5% ही रही है, जिसे हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है, जबकि आर्थिक सुधारों के पश्चात 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लगभग 7% की रही है। वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार $300 बिलियन था, जो कि 2021 में बढ़कर लगभग $3 ट्रिलियन 10 गुना अधिक हो गई है तथा वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 1951 में देश की प्रति व्यक्ति आय $300 थी, जबकि वर्ष 2021 में प्रति व्यक्ति आय $2000 हो गई है। रोजगार विहीन समृद्धि। कृषि क्षेत्र में रोजगार की संख्या कम हो रही थी तथा कृषि को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को अन्य क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिला है। सुधारों के इन 30 वर्षों में जिन नौकरियों का सृजन हुआ है, वो अधिकांशतः असंगठित क्षेत्रों से संबंधित थी, जिसकी गणना कर पाना कठिन है। सुधारों के माध्यम से विदेशी उद्योगों के आगमन से भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप
तकनीकी मशीनरी तथा उच्च स्तरीय तकनीक के कारण रोजगार का प्रतिस्थापन कर दिया गया। ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार। आर्थिक सुधारों में ग्रामीण भारत शहरी भारत से पिछड़ गया, जबकि 1951 के आर्थिक सुधारों के पश्चात ये अंतर और बढ़ गया। इसीलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास का लक्ष्य रखा गया। 1951 से भारतीय अर्थव्यवस्था का शहरीकरण प्रारंभ हुआ तथा वर्ष 2000 तक आते आते भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमानता बढ़ गई है। हालांकि अनेक विनिर्माणोद्योग ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं, लेकिन वे अपेक्षित रोजगार के सृजन में सफल सिद्ध नहीं हुए हैं। आर्थिक सुधारों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। विगत 30 वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं। बगैर कृषि क्षेत्रों का विविधीकरण। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 2004-5 के पश्चात सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास होने लगा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन में 65% की वृद्धि हुई, लेकिन ग्रामीण रोजगार में गिरावट आई है। रोजगार में गिरावट के कारण 1951 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों की ओर उद्योगों की स्थापना पर प्रोत्साहन दिया जाता था, लेकिन आर्थिक सुधारों के पश्चात सरकार ने इस प्रोत्साहन को वापस ले लिया। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कम आय और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में कुटीर उद्योगों का विकास हुआ, जिनमें ज्यादातर आबादी कपड़ा और हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत थी। लेकिन उदारीकरण के पश्चात इस क्षेत्र में बड़े उद्यमी आ गए, जिससे अनेक कुटीर उद्योग बंद हो गए। 2000 के पश्चात औद्योगिक संकुल तथा औद्योगिक गलियारों का विकास होने लगा, जो कि प्रमुखतः शहरी क्षेत्रों की ओर केंद्रित थे। भारत में क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन। भारत में क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन मुख्यतः प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, साक्षरता दर तथा औद्योगिकरण के संदर्भ में देखा जा सकता है। आर्थिक सुधारों के पश्चात भारत में क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन का स्तर बढ़ा है। हालांकि ये असंतुलन देश में ऐतिहासिक रूप से है, जिसके कारकों को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। ऐतिहासिक। भारत में मध्यकालीन राजवंशों तथा ब्रिटिशों ने शहरी क्षेत्रों का अधिक विकास किया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा कर दी गई। प्राकृतिक संसाधनों की बंटवारी। भारतीय संसाधनों का स्थानांतरण किया गया, परिणाम स्वरूप विकास में असमानता दिखाई देती है। भौगोलिक। भारत में भौगोलिक विविधता है, जिसके कारण विकास में असमानता है। पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों का अधिक विकास किया गया। 1951 के आर्थिक सुधार। जिन राज्यों में अवसंरचना विकास अच्छा था, सुशासन था, उच्च सामाजिक विकास था, कुशल श्रम की उपलब्धता थी, उन राज्यों में निजी क्षेत्र ने अधिक निवेश किया, जबकि जिन राज्यों में ऐसी स्थितियां नहीं थीं, उनमें निजी निवेश हतोत्साहित हुआ है, जैसे असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि। अर्थात पिछले 30 वर्षों में क्षेत्रीय आर्थिक असमानता का अंतर बढ़ा है। आर्थिक सुधार और गरीबी। परिणाम। 1951 के आर्थिक सुधारों के पश्चात भारत में विकास में तीव्रता आई है, जबकि गरीबी का स्तर कम हुआ है और विकास ही गरीबी के निवारण का उपाय है। विकास के माध्यम से सरकार को धन उपलब्ध हुआ, जिसके माध्यम से सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे प्रावधान किए। इन प्रयासों के माध्यम से गरीबी का निवारण किया गया। यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार भारत गरीबी में कमी करने के उच्चतम दर वाले देश के रूप में उभरा है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत ने 2006-2016 के मध्य 7300 मिलियन नागरिकों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाला है। तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति की 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत में 21.9% गरीबी रह गई है, जबकि वर्ष 1975 में भारत में गरीबी की दर
लगभग 55% थी। भारत में गरीबी में कमी का मूल कारण भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-2011 के मध्य रोजगार हेतु अधिकार आधारित पहल किया जाना है। इन पहलों में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मनरेगा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम आदि शामिल हैं। निष्कर्ष: सुधारों को लागू करते समय ये माना गया था कि ट्रिकल डाउन प्रभाव काम करेगा और गरीबी कम होगी, लेकिन ये प्रभाव भारत में सीमित ही रहा। महामारी के दौरान लगभग 230 मिलियन से अधिक जनसंख्या न्यूनतम मजदूरी के कारण गरीबी रेखा से नीचे चली गई। आर्थिक सुधार और असमानता। आर्थिक सुधारों के प्रारंभिक चरण में आर्थिक विकास तो तेजी से होता है, लेकिन असमानता बढ़ती है क्योंकि कुछ सीमित लोग ही विकास की प्रक्रिया में भाग ले पाते हैं। यदि विकास से असमानता बढ़ती है, तो ये आवश्यक नहीं है कि गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, अपितु अन्य घरों की तुलना में वे विकास से कम लाभान्वित होंगे। संपत्ति, कौशल, आय और अवसरों के आधार पर असमानता आर्थिक सुधारों के पश्चात बढ़ी है। संपत्ति की असमानता को कम करना एक चुनौती है, क्योंकि ये आय के प्रवाह के बजाय धन के भंडार से संबंध रखती है। वर्तमान समय में असमानता के सामाजिक, जातिगत, क्षेत्रीय और डिजिटल अंतरालों को पाटने की आवश्यकता है। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश भारतीयों के पास सामाजिक सुरक्षा जाल बहुत कम है, इसीलिए वे अर्थव्यवस्था में सबसे निम्न स्थिति में हैं। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इंडियन एमएनसीज। 1990 के आर्थिक सुधार जब प्रारंभ किए जा रहे थे, तो सभी लोगों को ये आशंका थी कि भारतीय कंपनियां बाजार और वित्तीय शक्तियों के मामले में विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती हैं। लेकिन सुधारों के 10 वर्षों के पश्चात ही भारतीय कॉरपोरेट संस्थानों ने विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ समानता से प्रतिस्पर्धा की तथा भारत की स्थिति को मजबूत किया। आर्थिक सुधारों ने भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया तथा उत्पादों और सेवाओं के लिए एक वैश्विक बाजार का निर्माण करने में सहायता की। आर्थिक एकीकरण ने दुनिया के बेहतर अर्थ संसाधनों, सस्ते श्रम, बड़े बाजार तथा विशालतम पूंजी बाजार तक भारतीय कंपनियों की पहुंच सुनिश्चित की, जिसका लाभ भारतीय कंपनियों ने उठाया। उदारीकरण तथा वैश्वीकरण ने भारत को नवीन अर्थ और नवीन आयाम दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत वैश्विक मार्ग, ग्लोबल पाथ का अनुसरण किया तथा भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों का उदय हुआ। वर्तमान समय में भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम दुनिया के सभी बाजारों में उपस्थित हैं तथा अनेक कंपनियों का अधिग्रहण कर रही हैं तथा विश्व प्रसिद्ध आपूर्तिकर्ता बनकर उभरी हैं। बैंकिंग क्षेत्र तथा उपभोक्ता पर प्रभाव। बैंकिंग क्षेत्र के सुधार उदारीकरण के केंद्र में थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एस नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसने आर्थिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। सुधार 1954 से भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों को लाइसेंस देना शुरू कर दिया। बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दी गई, जिससे भारत में विदेशी बैंक तेजी से बढ़ रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का आपस में विलय किया जा रहा है। एसबीआई के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक के साथ विलय। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय। बैंकिंग सुरक्षा के लिए बेसल मानदंड। शहरी सहकारी बैंकों के अधिकारों पर भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारों को बढ़ाया गया। उपभोक्ता पर प्रभाव। आर्थिक सुधारों ने उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान की, क्योंकि सरकार ने विदेशी कंपनियों और निजी कंपनियों को बाजार में आने की अनुमति दे दी। उदाहरण: 1951 में सिर्फ 50 लाख परिवारों के पास मोबाइल फ़ोन थे, जबकि आज 100 करोड़ से अधिक ग्राहकों के पास मोबाइल फ़ोन हैं। आर्थिक सुधारों से पूर्व भारतीयों के पास केवल दूरदर्शन का विकल्प था, जबकि आज 452 निजी चैनल हैं। इसीलिए उपभोक्ता के पास विकल्पों की बहुलता है। वस्त्रों और फैशन के अनेक ब्रांड, अनेक कार निर्माता, सैकड़ों प्रकार के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ
आज भारतीय बाजारों में उपलब्ध है। परिणाम: भारतीय अर्थव्यवस्था प्रश्नों और अभावों की अर्थव्यवस्था से पसंद और पर्याप्तता की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। लेक्चर 608 भारतीय रिजर्व बैंक। वर्ष 1826 में भारत में मुद्रा और वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने हेतु हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर ब्रिटेन की संसद द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया तथा अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दो उद्देश्यों के साथ की गई: भारत सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में धन का निवेश निजी पूंजीपतियों द्वारा किया गया था तथा बैंकिंग गतिविधियों द्वारा अर्जित धन का लाभ निजी शेयरधारकों को ही वितरित किया जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकारी स्वामित्व स्थानांतरण अधिनियम 1948 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक का स्वामित्व ब्रिटेन के पूंजीपतियों से भारत सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया। 1 जनवरी 1919 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य: मौद्रिक नीति का संचालन, करेंसी नोट का निर्गमन, भारत सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक, अंतिम उपाय का ऋणदाता, बैंकिंग क्षेत्र का पर्यवेक्षण, देश के विदेशी मुद्रा भंडार और स्वर्ण भंडार का प्रबंधन। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। अर्थ: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के नियंत्रण या धन की आपूर्ति के नियंत्रण हेतु निर्मित नीतियों को मौद्रिक नीति कहते हैं। मुद्रा आपूर्ति को क्यों नियंत्रित किया जाता है? इसका मुख्य कारण ब्याज दर, मुद्रास्फीति और आर्थिक समृद्धि में संतुलन की स्थापना करना है। प्रकार: मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को बढ़ाना विस्तारवादी नीति कहलाती है। इसे सस्ते धन की नीति भी कहा जाता है। इस नीति का अनुसरण आर्थिक मंदी के समाधान हेतु किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके। संकुचनशील नीति: इस नीति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को कम कर दिया जाता है ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। इस नीति को महंगे धन की नीति भी कहा जाता है। मौद्रिक नीति के उपकरण: मात्रात्मक उपकरण, नकद आरक्षित अनुपात CRR, वैधानिक तरलता अनुपात SLR, खुला बाजार प्रचालन OMO, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, टर्म रेपो, दीर्घकालीन रेपो रेट, LTRO, सीमांत स्थायी सुविधा दर MSF, गुणात्मक उपकरण, साख नियंत्रण मार्जिन आवश्यकताएं, नैतिक बाध्यताएं, विभेदक ब्याज दर, प्रत्यक्ष कार्यवाही, सरकारी प्रतिभूतियां भारत सरकार द्वारा निश्चित मूल्य के साथ जारी किए गए गारंटी युक्त प्रपत्र होती हैं। सरकारी प्रतिभूतियां आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार द्वारा जनता से धन जुटाने का माध्यम हैं। सरकारी प्रतिभूतियों को अपनी प्रकृति में सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इस पर भारत सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है। सरकारी प्रतिभूतियों को पुनर्खरीद के वादे के आधार पर या परिपक्वता अवधि के साथ जारी किया जाता है। इन प्रतिभूतियों में बैंक, प्राथमिक डीलर, निगम, वित्तीय संस्थान तथा आम जन निवेश कर सकते हैं। रेपो दर, रेपो रेट। रेपो दर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से वसूली जाने वाली एक प्रकार की ब्याज दर है। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक सौंपी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के वादे के आधार पर अति अल्पकाल अधिकतम 14 दिन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेते हैं। रेपो दर में परिवर्तन, वृद्धि। रेपो दर में वृद्धि से बैंक को महंगा ऋण मिलेगा, जिसके कारण ग्राहकों को भी बैंकों द्वारा महंगा ऋण दिया जाता है। परिणाम स्वरूप तरलता में कमी आने लगती है। ऐसा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कमी: यदि भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर को कम कर देता है तो बैंकों को सस्ता ऋण प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप बैंक भी अपने ग्राहकों को सस्ता ऋण प्रदान करते हैं, जिसके कारण बाजार में तरलता का स्तर बढ़ जाता है। ऐसा देश को मंदी की स्थिति से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसमें निवेश और मांग में वृद्धि कर देश का आर्थिक विकास किया जाता है। रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की अतिरिक्त तरलता को अवशोषित किया जाता है।
इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक सौंपी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के वादे के आधार पर अति अल्पकाल कर अधिकतम 14 दिन के लिए वाणिज्यिक बैंकों की अतिरिक्त तरलता को जमा करता है। रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन। यदि भारतीय रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो दर को बढ़ा देता है तो वाणिज्यिक बैंक अधिक ब्याज पाने के लिए अपना अधिक धन भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराते हैं, जिससे तरलता में कमी आती है तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। जबकि यदि रिवर्स रेपो दर में कमी की जाती है तो बैंक अपना धन भारतीय रिजर्व बैंक में जमा नहीं कराते हैं, जिससे देश में तरलता में वृद्धि हो जाती है। ऐसा देश को मंदी की स्थिति से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसमें निवेश और मांग में वृद्धि कर देश का आर्थिक विकास किया जाता है। लेक्चर 09 मौद्रिक नीति टर्म रेपो। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2014 से इसे प्रारंभ किया था। इसके तहत बैंक उन दरों की बोली लगा सकती हैं जो रेपो दर से अधिक या कम होती हैं। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अपने अतिरिक्त धन का प्रबंधन करती है, जिसमें बोली के आधार पर उधार दिया जाता है। इस बोली में रेपो दर को केंद्रीय बिंदु माना जाता है। ये दर दैनिक आधार पर बदलती रहती है। परिवर्तनीय रिवर्स रेपो दर वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट VRRR, इसे वर्ष 2022 में लाया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की अतिरिक्त तरलता को बोली के आधार पर जमा करता है। इसमें बोली को रिवर्स रेपो दर से रेपो दर के मध्य तक लगाया जाता है। नकद आरक्षित अनुपात CRR। वाणिज्यिक बैंकों को अपनी शुद्ध मांग तथा समय देयताओं NDTL का एक निश्चित भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद के रूप में आरक्षित रखना पड़ता है। इसमें जमा हेतु भारतीय रिजर्व बैंक केवल नकद को विकल्प के रूप में प्रदान करता है। वर्तमान में इसका स्तर 50% है। इस जमा पर बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य बैंकों को सुरक्षा जाल प्रदान करना है। आवश्यकता क्यों? बैंकों को अल्पकालीन जोखिम से बचाने हेतु, जिसे बैड लोन की स्थिति में बैंकों को दिवालिया होने से बचाने हेतु जमा किया जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार NDTL का एक अंश स्वयं के पास तरल संपत्तियों के रूप में रखना होता है। वर्तमान में ये स्तर 18% है। इसमें जमा हेतु भारतीय रिजर्व बैंक नकद, स्वर्ण, सोना और सरकारी प्रतिभूतियों को विकल्प के रूप में प्रदान करता है। आवश्यकता क्यों? इसका मुख्य उद्देश्य जमाकर्ताओं को मांग के अनुसार तरलता प्रदान करने हेतु सुरक्षा है। दंड। यदि कोई बैंक एक दिन CRR और SLR नहीं रखता है तो 3% की पेनाल्टी लगाई जाती है। एक दिन से अधिक नहीं रखने पर 5% या उससे अधिक का दंड लगाया जाता है। सीमांत स्थायी सुविधा दर MSF रेट। सीमांत स्थायी सुविधा दर MSF बैंकों की सीमांत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार पर आरोपित दर है। इसे रिजर्व बैंक द्वारा मई 2011 में प्रारंभ किया गया था। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से वसूली जाने वाली एक ओवरनाइट लैंडिंग रेट होती है। ये एक दंडात्मक दर पेनल रेट है, जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार ले सकते हैं जब उसकी सभी उधार सहायता विकल्प समाप्त हो जाते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा बैंकों को रेपो दर से ऊपर की ब्याज दर के साथ धन उधार लेने की अनुमति देती है। इसे सीमांत स्थायी सुविधा दर कहा जा सकता है। सीमांत स्थायी सुविधा को रेपो दर से 2.29 आधार बिंदु ऊपर रखा जाता है। इस सुविधा के तहत बैंक अपनी निवल मांग तथा समय देयताओं NDTL का 3% तक उधार ले सकते हैं। बैंक दर, बैंक रेट। वर्ष 2000 से पूर्व बैंक दर को ही नीति दर पॉलिसी रेट माना जाता था, जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को दीर्घकालीन उधार देता था। लेकिन वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को दीर्घकालीन उधार नहीं देती है। इसीलिए बैंक दर की महत्ता में गिरावट आई है। वर्तमान में बैंक दर का स्तर रेपो दर से 2.35 आधार बिंदु अधिक है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों पर जुर्माना लगाने हेतु बैंक दर का प्रयोग किया जाता है, जिसके तहत जब वाणिज्यिक बैंक CRR तथा SLR को पूरा नहीं करते हैं तो उन पर एक दिन के लिए बैंक दर
प्लस 3% का जुर्माना लगाया जाता है। 1 दिन से अधिक के लिए बैंक दर प्लस 5% का जुर्माना लगाया जाता है। लेक्चर 10 भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य खुला बाजार परिचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन ओमो खुला बाजार परिचालन ओमो के तहत भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्तीय संस्थानों बैंक वित्तीय संस्थान तथा प्राथमिक डीलर्स के मध्य प्रतिभूतियों का विनिमय किया जाता है। इस विनिमय प्रणाली के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित करने का प्रयास करता है। जैसे यदि भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को वाणिज्यिक बैंकों से खरीदता है तो प्रतिभूतियों के मूल्य के समान रिजर्व बढ़ा देता है, जिससे वाणिज्यिक बैंक गुणात्मक रूप से अपनी तरलता का विस्तार कर सकते हैं। जबकि यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है तो उन प्रतिभूतियों के मूल्य के समान रिजर्व को कम कर देता है तथा तरलता गुणात्मक रूप से कम हो जाती है। LTRO, TLTRO, SDF and MSS दीर्घकालीन रेपो ऑपरेशन लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO इसे सर्वप्रथम यूरोप में प्रारंभ किया गया, जो कि अधिक सफल रहा। यूरोप के मॉडल के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2012 में इसे स्वीकार किया, जिसमें बैंकों को दीर्घकालीन 1% वर्ष ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण में ब्याज की दर रेपो दर के समान होती है। जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को ऋण प्रदान किया जाता है, तो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियों पर जमा कर देते हैं। ये वाणिज्यिक बैंक को कॉरपोरेट घरानों को ऋण प्रदान करते हैं और कॉरपोरेट घरानों द्वारा बैंक को कॉरपोरेट बॉन्ड प्रदान किया जाता है। लक्षित दीर्घकालीन रेपो ऑपरेशन टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन TLTRO ये मूलतः LTRO के समान ही होता है, किंतु इसमें एक अंतर ये है कि जहां LTRO को शर्त विहीन रूप में प्रदान किया जाता था, वहीं TLTRO को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश अनुसार बैंकों को प्रदान किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र हेतु प्रदान किया जाने वाला ऋण। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2020 में प्रारंभ किया गया। विशेष दीर्घकालीन रेपो ऑपरेशन SLTRO स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन वर्ष 2021 में महामारी की लहर के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित लघु व्यवसाय इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्रों की संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने SFB के लिए रेपो दर पर ₹10,000 करोड़ का विशेष दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन SLTRO आयोजित करने का निर्णय लिया। इसके तहत लघु उद्योगों के विकास हेतु लघु वित्त बैंकों को ऋण प्रदान किया जाता है। ये लघु वित्त बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए ऋण को लघु उद्योगों को स्थानांतरित कर देती हैं। इसमें प्रतिभूतियों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसी एक लघु उद्योग हेतु ऋण की निर्धारित सीमा 10 लाख है। स्थायी जमा सुविधा दर SDF रेट स्थायी जमा सुविधा दर SDF रेट एक प्रकार की गिरवी रहित उधार दर है। इसे संघीय बजट 2018-19 के माध्यम से लागू किया गया था तथा अप्रैल 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रथम बार इसका प्रयोग किया। इसके लिए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया। इसके माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को सौंपे बिना ही वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त धन को रिवर्स रेपो दर के आधार पर जमा किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार के सरकारी प्रतिभूति गिरवी नहीं रखी जाती है। इसे एक रात के लिए ओवरनाइट हेतु जमा किया जाता है। बाजार स्थिरीकरण योजना MSS मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम 2003 आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2000 के बाद भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह FDI इनफ्लो बढ़ने लगा। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों ने धन का प्रेषण रिमिटेंस भारत की ओर किया। इसके तहत भारत में तरलता को नियंत्रित करने का उद्देश्य रखा गया था, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों का विक्रय कर बैंकों के अतिरिक्त धन को अवशोषित कर लिया। इस योजना के समय भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिभूतियां समाप्त हो गईं, जबकि बाजार में तरलता शेष थी। भारत सरकार ने प्रतिभूतियां जारी करने से मना कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन
भारतीय रिजर्व बैंक विशेष परिस्थितियों में सरकार की ओर से प्रतिभूतियां जारी कर सकती है तथा सरकार इन प्रतिभूतियों को बाद में खरीद लेती है। इस समझौते के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार की अतिरिक्त तरलता अवशोषित करने हेतु बाजार स्थिरीकरण योजना वर्ष 2003 में प्रारंभ की तथा 30,000 करोड़ रुपए की तरलता अवशोषित करने की सीमा निर्धारित की गई। मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण, साख नियंत्रण। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की उधार देने की क्षमता पर नियंत्रण लगा देती है। मार्जिन आवश्यकताएं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में ऋण प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक इस उपकरण का प्रयोग करता है। बैंक जब ग्राहक को लोन देता है तो उसके बदले में कोई संपत्ति गिरवी रखवाता है। गिरवी रखी गई संपत्ति और लोन के मध्य अंतर को ही मार्जिन आवश्यकता कहते हैं। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में लोन की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक मार्जिन आवश्यकताओं को बढ़ा देती है तो बैंकों की उधार देने की क्षमता कम हो जाती है, जबकि यदि भारतीय रिजर्व बैंक मार्जिन आवश्यकता को कम कर देती है तो बैंकों की उधार देने की क्षमता बढ़ जाती है। नैतिक बाध्यताएं। इसका प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को देश के आर्थिक हितों के संरक्षण हेतु विशिष्ट क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए राजी करने या मनाने हेतु किया जाता है। ये कोई दंडात्मक उपाय नहीं है। विभेदक ब्याज दरें। इसके तहत केंद्रीय बैंक सार्वजनिक बैंकों पर कार्यवाही करता है। इसके तहत सभी बैंकों को अपने पूर्व वित्तीय वर्ष में दिए गए ऋण का 1% इस वित्तीय वर्ष में गरीबों को ऋण प्रदान करना होता है। इस पर ब्याज दर 4% होती है। ये एक उधार कार्यक्रम है जिसे वर्ष 1972 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। लेक्चर 11। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, भाग 2। मौद्रिक नीति। भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा 2 बार की जाती थी, जो कि कृषि चक्र पर आधारित होती है। सुस्त मौद्रिक नीति अप्रैल से सितंबर, व्यस्त मौद्रिक नीति अक्टूबर से मार्च तक की जाएगी। वर्ष 2014 में मौद्रिक नीति की समीक्षा हेतु उर्जित पटेल समिति निर्मित की गई, जिसने निम्न सुझाव दिए। 2 माह की मौद्रिक नीति बनाई जाए। मौद्रिक नीति समिति MPC का गठन किया जाए, जो कि स्वतंत्र होकर कार्य करे। वर्ष 2015 में इन सिफारिशों को अमल में लाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के मध्य मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता हुआ, जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया। मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण इन्फ्लेशन टारगेटिंग को भारतीय रिजर्व बैंक का वैधानिक उत्तरदायित्व बनाया गया। इसका अर्थ है कि मौद्रिक नीतियों का अंतिम लक्ष्य मुद्रास्फीति का नियंत्रण होना चाहिए। यदि भारतीय रिजर्व बैंक लगातार 3 तिमाही तक मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में विफल रहती है तो उसे भारत सरकार को लिखित में स्पष्टीकरण देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रति 6 माह में मौद्रिक नीति प्रकाशित की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक का ये भी उत्तरदायित्व है कि वो मध्यम अवधि में मुद्रास्फीति की दर को 4.2 बैंड में स्थिर रखे। मौद्रिक नीति समिति MPC भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन कर इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक जटिल और वृद्धिशील अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। गठन। इसमें सदस्यों की संख्या 6 होगी, जिसमें 3 सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जबकि 3 सदस्य भारत सरकार की ओर से होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक का उपाध्यक्ष तथा भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी। भारत सरकार, सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, लेकिन संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को मौद्रिक नीति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। लोक सेवकों को मौद्रिक नीति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। इनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है। कोरम 5 सदस्य, जिसमें गवर्नर के पास वीटो निर्णायक मत का अधिकार होता है। समिति को 1 वर्ष में न्यूनतम 4 बार बैठक करना अनिवार्य है। समिति बहुमत के आधार पर निर्णय लेती है तथा मीटिंग के 14 दिनों के भीतर निर्णयों को प्रकाशित करना होगा।
यदि महंगाई निरंतर 3 तिमाही तक मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण जोन में नहीं रहती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक को भारत सरकार के समक्ष जवाबदेह होना होगा। लाभ: एक समिति अनेक प्रकार के दृष्टिकोण और अध्ययनों का प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि सामूहिक ज्ञान व्यक्तिगत ज्ञान की तुलना में अच्छा होता है, इसीलिए निर्णय में समन्वय होता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर या कोई सदस्य अपने पद से हट जाता है, तो भी मौद्रिक नीति निरंतर संचालित रहती है। करेंसी नोटों का निर्गमन: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1933 की धारा 22 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक नोट जारी करने का अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL द्वारा भारत में नोट छापने का कार्य किया जाता है। करेंसी इश्यू डिपार्टमेंट द्वारा नोटों का निर्गमन किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के नोट छापने का अधिकार है। नोट छपने के स्थान: महाराष्ट्र का नासिक और मध्य प्रदेश का देवास। ये भारत सरकार के प्रेस हैं। कर्नाटक का मैसूर और पश्चिम बंगाल का सालबोनी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रेस हैं। सिक्कों का छापना: इन्हें सिक्का अधिनियम 1906 के तहत जारी किया जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत सरकार को 1,000 रुपये तक के सिक्कों को जारी करने का अधिकार है। स्थान: अलीपोर कोलकाता, चेरलापल्ली हैदराबाद, सैफाबाद हैदराबाद, नोएडा उत्तर प्रदेश। नोट पर वचन: मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ। हस्ताक्षर: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। कारण: प्रिंट करेंसी को सोना, सरकारी प्रतिभूति या विदेशी मुद्रा को जमा करके छापा गया है, अर्थात नोट को परिसंपत्ति से भारित मापा किया गया है। नोट पर वचन: मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ। हस्ताक्षर: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। कारण: प्रिंट करेंसी को सोना, सरकारी प्रतिभूति या विदेशी मुद्रा को जमा करके छापा गया है, अर्थात नोट को परिसंपत्ति से भारित मापा किया गया है। हस्ताक्षर क्यों? जैसे ही भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर नोट पर हस्ताक्षर करता है, उस कागज का मूल्य सृजित हो जाता है। 1 रुपये का नोट
इसकी कोई देयता लायबिलिटी नहीं होती है। इसे भारत सरकार द्वारा प्रिंट किया जाता है। वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इसे 1 रुपए का सिक्का कहा जाता है। 1956 का वर्ष आनुपातिक कोष प्रणाली आरएफएस, न्यूनतम कोष प्रणाली एमएफएस। सरकार जितनी मुद्रा प्रिंट कराना चाहती थी, उसके बदले भारतीय रिजर्व बैंक के पास समान मूल्य का कोष रखना होता था। इस कोष में केवल डॉलर या सोना रखा जा सकता था। भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम 1957 द्वारा इसे लाया गया। समस्याएं। भारत में सोना का स्टॉक सीमित हो गया। नवीन वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रचलन ने धन की मांग को बढ़ा दिया। इससे नवीन प्रणाली की मांग प्रारंभ हुई। इसके तहत भारत सरकार द्वारा नोट छपाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पास 200 करोड़ का न्यूनतम कोष रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ का सोना तथा 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा फोरेक्स रखनी होती है। शेष मूल्य के समान भारत सरकार द्वारा प्रतिभूतियां रखी जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को ये भी अधिकार है कि वो केंद्र सरकार की अनुमति से अपने विदेशी कोष को शून्य कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी वापस भी ले सकता है। इसीलिए इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य कार्य। भारत सरकार का बैंकर। केंद्र तथा राज्य सरकारों के नकद को भारतीय रिजर्व बैंक रखता है। लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि सरकार के नकद पर भारतीय रिजर्व बैंक किसी प्रकार का ब्याज भुगतान नहीं करता है। सरकार द्वारा कर से प्राप्त आय को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा किया जाता है तथा सरकार के आदेश से भारतीय रिजर्व बैंक संबंधित पार्टी को भुगतान करती है। सरकारी कोष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है।
डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड का वितरण, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आदि पैरा बैंकिंग सुविधाओं को उपलब्ध कराना। विनियमन, इनका विनियमन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। हालांकि आरआरबी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1933 की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध है। स्वामित्व, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 50% अंश प्रतिशत केंद्र सरकार की, 15% संबंधित राज्य सरकार की और 35% प्रयोजक बैंक की होगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अन्य स्रोतों से भी पूंजी जुटाने की अनुमति होगी तथा ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार एवं प्रायोजक बैंक की अंशधारिता 51% से कम नहीं होगी। वर्तमान में सर्वाधिक आरआरबी एसबीआई के पास है, जिनकी संख्या 14 है। आरआरबी हेतु विशेष दिशा निर्देश सीआरआर तथा एसएलआर को रखना होता है। प्राथमिक क्षेत्र उधारी पीएसएल पेरिन संद्र होती है। वित्त पोषण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्त पोषण नाबार्ड, सिडबी, नेचबी तथा प्रायोजक बैंकों द्वारा दी गई सहायता है। इसके अलावा इन बैंकों के वित्तीय स्रोतों में जनता द्वारा की गई जमाएं शामिल हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन अधिनियम 2015, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1936 में संशोधन करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अपने शेयर बेचकर पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई। वर्ष 2019-20 के बजट में आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण की अनुमति दी गई ताकि आरआरबी अपनी 9% की कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो सीआरआरआर को पूरा कर सके।